जांच क्यों कर रहे हैं और अमेरिका को क्यों तशवीश हो रही है कर्नल साहब? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रियम्बल दिया और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के इस नज़रिए को और इस प्रोपेगेंडा को सिवाय पाकिस्तानियों के, और वो भी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है, वो ही ज़्यादा उसको वैल्यू करते हैं। अदरवाइज दुनिया में इस प्रोपेगेंडा की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है। और जिस अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं आप माइनॉरिटीज़ के रिलेशन में, पहली बात तो हम लोगों ने उसको खारिज किया है, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि आपके चैनल पे हैं तो मान लेते हैं कि वो ठीक होगी। उसमें आप अपना स्टेटस देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। और आज हम बात कर रहे हैं तो कल ही एक रिपोर्ट आई सिंध में, कैसे एक बच्ची को, हिंदू बच्ची को अगवा करके और कैसे उसको मुसलमान बना के और किसी लड़के से शादी कर दी। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक आम हालात हैं। तो पाकिस्तान जब इस तरीके की बातें करता है तो ये एक मजाक सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात अकलियतियों के हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, वो बहुत ही बदतर हैं। इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे कोई हालात नहीं है। अगर है मतलब मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कह रही, बहुत से लोग बड़े अच्छे तरीके से वहां पे चल रहे हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन जब आप इस तरह की दहशतगर्दी वाली सोच या इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी वाली सोच को कानूनी रंग दे दें, वहां पे आपके पार्लियामेंट में भी यही बातें हो, आपकी जो एक पॉलिसी है वो भी बाकायदा यही हो, रियासत खुद इसको बाकायदा एक कानून की तरह देखे, तो फिर बेचारे वहां जो मुसलमान है, अकलियत है, वो कहाँ जाएं? कौन सुनेगा उनकी? देखिए, वही फिर कह रहा हूँ, आप उसको मुसलमान और हिंदू के नजरिए से देखते हो। ये 370 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्परेरी प्रोविजन था, उसको कभी न कभी तो हटाना ही था। पार्लियामेंट में बाकायदा डिस्कशन हुई है, पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया है, जो सबसे बड़ी बॉडी मुल्क में ना, यू कैन, पार्लियामेंट का डिसीजन है 5 अगस्त पिछले साल का। व्हाट्सएप वीडियो लगती है जब जवाब नहीं मिलता, तो इसलिए मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ। आप चलिए इस पे क्या कहते हैं, छोड़ दें रणवीर सिंह साहब को, उनकी एब्सेंस में हम नहीं बात करते उनकी। आप बताइए रिपोर्ट पे आप क्या कहते हैं, क्यों बन गया भारत खतरनाक तरीन मुल्क अकलियतों के लिए? डॉक्टर फिजा, व्हाट्सएप पर जो वीडियो आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 80% उस पर यकीन करने के काबिल नहीं है। ना मैं खुद देखता हूँ, ना मैं कोई यकीन करता हूँ। तो वीडियो पे क्या आता है, वो तो एक आदमी चला देता है, वो सर्कुलेट हो जाता है। उन पर बंदिश भी लगी है कि आप 5 से ज्यादा एक बार फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसके बाद भी रिपीट फॉरवर्ड करते रहते हैं। 3 पॉइंट है जो रेलेवेंट आए हैं हम दोनों की तरफ। हमारा मसला क्या है कि हम सरहद के उस पार देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको तो हम छुपाना चाहते हैं, और जो सरहद के पार नजर आता है आपको भी हमको भी, उसको हाईलाइट करते हैं। आपको जामिया यूनिवर्सिटी में क्या होता नजर आ गया। आपकी जो एक बीवी थी जिनको ब्लास्फेमी का केस चलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था, आसिया बेगम या क्या उनका नाम था, वो आप बात नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, आप नरेंद्र मोदी का नाम भी लेते हो, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल रिस्क लेते हुए क्रिसमस वाले दिन 2015 को लाहौर गए थे, बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के भी, नवाज शरीफ से मिलने। अगर वो दोस्ताना हरकत नहीं थी तो क्या था, वो क्या समझते हैं आप उसको? फिर आप उन पर इल्जाम लगाते जाओगे। लेकिन अगर रिश्ते सुधरने हैं तो एक तरफ से नहीं सुधरेंगे। आप हमको कहते हैं हम दहशतगर्द, साहब आपसे जवाब चाहूंगी, अगर ये सही है, अगर ये सही है तो ऐसा क्यों है कि यूनाइटेड नेशंस की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपके पीछे पड़े हुए हमको कुछ नहीं बोलते हो? अगर हम भी दहशतगर्द होते दुनिया की नजरों में, आप कहते हो दुनिया हमको दहशतगर्द मानती है या मोदी को टेररिस्ट मानती है, तो ये क्या वजह है कि हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं चल रही? आपके हर 6 महीने वो पीछे पड़े रहते हैं। साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। ब्रिगेडियर गजनफर में आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि मैं, जो जन साहब ने जो बात की है कि हम अपने अंदर नहीं देखते, नहीं, हम अपने अंदर देखते हैं। हम अपने अंदर बड़ा क्लोजली देखते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को छोड़ा, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सफीरा बीबी को छोड़ा, उसके बाद आपकी हुकूमत ने क्या किया? आपकी हुकूमत ने उसको पकड़ के फिर उसको अंदर कर दिया। जामिया मिलिया में क्या हुआ? सर, हकीकत को आप, अपने अंदर की हकीकत को आप नहीं पहचान रहे, अपनी हकीकत को। मैं आपको अभी आपको बताता हूँ, कर्नल धर्मवीर सिंह थे पैरा कमांडोज बटालियन के,
मिजोरम में पोस्टेड थे, वहाँ पे मणिपुर में पोस्टेड था, उसकी कभी वीडियो निकाल के देख लीजिए, उसकी कभी आपका जो कन्फेशन उसने आके की थी कि जिस तरह आपकी कस्टोडियल किलिंग हो रही है अपना मिजोरम में और मणिपुर में, और आज से बहुत पहले की बात है, टेररिस्ट किलिंग जिस तरह हो रही है कश्मीर के अंदर, आप जो कुछ देख रहे हैं जो दुनिया चला रही है, मैं नहीं कह रहा, दुनिया के जो वहाँ पे राइटर गए हैं, जो दुनिया के रिपोर्टर गए हैं, यूरोपियन यूनियन का वफद गया था एम्बेसडर्स का, आपने उसको श्रीनगर से जाने की आगे इजाजत नहीं दी। अगर इतनी हिम्मत थी तो जाने देते ना। अगर आप कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री हैं तो उठा दे फिर कर्फ्यू क्यों नहीं उठाते हैं कश्मीर के अंदर से? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर्फ्यू की इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप किसी मुल्क को जो किसी जगह को जो है वो आप सालों सालों कर्फ्यू के अंडर रखे। आप मुझे बताएं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी गुंजाइश है कर्फ्यू की? क्या ये नहीं था कि आपकी अपना महबूबा मुफ्ती ने कहा था जब वो अपना चीफ मिनिस्टर थी कि कश्मीर को एनेक्स कर दें इंडिया के साथ, उन्हें पार्लियामेंट में करारदाद पास की थी, उस पर यूनाइटेड नेशन की फ्रेश रेजोल्यूशन आ गई थी कि कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वो किसी के साथ एनेक्स नहीं हो सकता। आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं, अगर फाइनेंशियल टास्क फोर्स की आप बात करते हैं और FATF की बात करते हैं, और अगर हमारे पर उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग या चीज़ों की चीज़ आई तो हमने अपने फिर रूल्स एंड लॉज चेंज किए। हमने एक यहाँ पे FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट एक डिपार्टमेंट बनाया, उसकी कोऑर्डिनेशन की हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ, उसकी कोऑर्डिनेशन की हमने एजेंसीज के साथ, उसकी रिपोर्ट पेश हुई, FATF ने उस रिपोर्ट को अप्रिशिएट किया। और FATF में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, FATF में तो 30 और भी ममालिक हैं, तो क्या सारे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है? FATF कौन सा कोई वो है? FATF इज बेसिकली ए पॉलिटिकल टूल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट है। जनरल साहब से इसका जवाब लूंगी, फिर मुनीम मैं आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब की गुफ्तगू जवाब मुनीम आपसे लूंगी। जनरल राज कादियान साहब जी, लेकिन उसके आवाज आ रही है? जनरल साहब आपने पार्लियामेंट के डिसीजन की बात की थी ब्रेक से पहले। आपके बड़े देश का बड़ा पार्लियामेंट इस तरह के डिसीजंस कैसे ले लेता है जिसमें किसी की हक तलफी हो जाए या बकायदा पता चले कि जुल्म हो गया किसी के ऊपर? पार्लियामेंट का काम है आपको तहफ्फुज देना। आपका पार्लियामेंट इस तरह के कानून जो है वो पास कर देते हैं और पार्लियामेंट के डिसीजन के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह एहतजाज कर रहे हैं लोग। मुझे बताएं आप उस डिसीजन को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? डॉक्टर फिजा, हमारी पार्लियामेंट में 542 मेंबर हैं जिनको 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इलेक्ट करके वहां भेजा है। वो हिंदुस्तान की आवाज है। उन्होंने एक पास किया है, अपोजिशन ने उसका अपोजिशन भी करी है, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हुए हैं, वहां भी एग्जामिन होगा। तो हमारे मुल्क में हर कानून को फॉलो किया जाता है। आपका ये कहना कि पार्लियामेंट कैसे पास कर सकते हैं, वो तो फिर आपका नजरिया है ना। पार्लियामेंट का काम है एक्ट पास करना। उन्होंने डिस्कशन करी है, उन्होंने पास किया है, मेजोरिटी से पास हुआ है। वो एक टेम्परेरी प्रोविजन को हटाना कौन सी बड़ी बात है? हमारे पार्लियामेंट में POK के बारे में भी रेजोल्यूशन तो यानी ठीक है कि वो